चलिए तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा जेएनवी मॉडल पेपर सेट डी का सब्जेक्ट मैथ विषय गणित के 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। जैसा कि कल मैंने बताया था एक अनुच्छेद पढ़ते समय कि प्रैक्टिस अधिक से अधिक करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो पेपर अच्छा से बनता है। समझ रहे हो? अब पहले से मन में डर है, अरे मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, तब पेपर नहीं बनता। तो अच्छा से प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास आ जाए और जो डर है पेपर का वो भाग जाए। समझ रहे हो? चलो ध्यान से देखो। पहला प्रश्न, 17 किलोग्राम, 3 हेक्टोग्राम, 9 ग्राम और 14 किलोग्राम, 4 हेक्टोग्राम, 6 ग्राम का योगफल ज्ञात करें। सभी में देखो इकाई अलग अलग है। इकाई किसे कहते हैं? तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम, यही इकाई है। तो मापन के संख्याओं को जोड़ते समय बच्चों इकाई एक समान होना बहुत जरूरी है। तभी जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भाग चारों संक्रिया कर सकते हो। तो 17 किलोग्राम जो लिखा है उसको हमको बदल देना है। सबसे छोटा इकाई क्या दिया है इसमें? ग्राम। तो सबको ग्राम बनाएंगे। तो 17 किलोग्राम ये है। तो किलो माने होता है क्या? 1000। तो 17 × 1000 हो गया है। तो 17 किलो माने हो गया 17,000 ग्राम। कैसे मैंने जाना बता दूं। 17 किलोग्राम लिखा है तो 17 किलो, ये किलो माने ही होता है 1000। तो 17 किलो को 17 किलो ना बोल के 17,000 बोल सकते हो। तो 17,000 ग्राम हो गया। फिर लिखा है देखो 3 हेक्टोग्राम लिखा है। तो हेक्टो माने क्या होता है? 100। हेक्टो माने क्या होता है? 100। तो 3 हेक्टो माने 300। तो ये 300 लिखो। इस 300 ग्राम बन गया। फिर लिखा है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम, तो 9 ग्राम है, 9 ग्राम ही तो बना रहे हैं। तो 9 माने इकाई जी। ग्राम माने क्या होता है? इकाई। तो इकाई के सीधा में लिखा आएगा। अब इसमें जोड़ना है किसको? 14 किलोग्राम। तो 14 किलोग्राम, तो 14 किलोग्राम माने क्या हुआ? 14 किलो माने 14,000। अभी बताया मैंने, ये हो गया। तो 14 किलोग्राम का 14,000 ग्राम। और उसके बाद लिखा है 4 हेक्टोग्राम यानी 400 ग्राम। हेक्टो माने 100। तो 4 हेक्टो ना बोल के 400 बोल सकते हो। 6 ग्राम, तो 6 ग्राम लिख दिए। अब योगफल कहा है तो जोड़ेंगे। तो योगफल चलो करें। तो ये 9 और 6 इकाई में है तो 9 6 15 हासिल 1। दहाई में और कुछ नहीं है, हासिल 1 ही है। सैकड़ा में देखें तो 4 3 7 और 1000 में 4 7 11 हासिल 1। 30 हो गया 31,715 ग्राम। ठीक। अब ऐसा उत्तर नहीं है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें 31,000 यानी 31,000 हो गया। तो अभी बोला 31,000 माने क्या हो गया जी? 31,000 माने 31 किलोग्राम। 31,000 माने 31 किलोग्राम, क्योंकि 1000 में जो भी लिखा रहेगा उसको किलोग्राम पढ़ेंगे फिर किलो बनाएंगे। अब 7 कहाँ पर लिखा है? हेक्टो में। तो उसको बोलेंगे 7 हेक्टोग्राम। 7 हेक्टोग्राम। दहाई में क्या लिखा है? 1, और दहाई को बोलते हैं डेका। तो 1 डेकाग्राम हो गया। इकाई में 5, इकाई को बोलते हैं ग्राम, तो 5 ग्राम। तो देखो ऑप्शन सी को 31 किलोग्राम, 7 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम और 5 ग्राम, यही आंसर है बच्चों। ठीक।
तो इस तरह से जब भी मापन के संख्याओं को जोड़ना हो तो सभी के मान को समान इकाई कर लेना। कैसे करना? सबसे छोटी इकाई क्या है देखना। तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम में सबसे छोटी इकाई ग्राम है, तो सबको ग्राम में बदल दिया, जोड़ लिया, योगफल आया, उसको फिर से ऑप्शन देख के बदलना, किसमें बदला है देख के। ठीक है, तो इस तरह से है। अब यहां थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से उत्तर, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है ये पहले बता देता हूं। हर तरीका से समझना जरूरी है बच्चों। जैसे हमारा ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ ऐसा सोचें, तो यहाँ लिखा है 31 किलोग्राम, तो 31,000 है तो 31,000 को तो 31 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है। 8 हेक्टोग्राम, तो देखो हेक्टो यानी सैकड़ा में 8 नहीं लिखा है, तो ऑप्शन ए गलत हुआ। अब देखें ऑप्शन बी, तो 31 किलोग्राम, तो 31 किलोग्राम यानी 31,000 है तो लिखा है। 805, तो यहाँ तो 715 आया, तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन डी को देखो, ये क्यों गलत है? 31 किलोग्राम तो लिखा है, 715 डेकाग्राम, यहीं पर बच्चे गलती करेंगे। अब ये 715 डेकाग्राम नहीं है, क्यों? क्योंकि 715 जो बचा है वो 5 तो ग्राम में है, 1 डेका में है, 7 हेक्टो में है, तो इसका मतलब ये 7 हेक्टोग्राम है, 1 डेकाग्राम है, 5 ग्राम है, तो इसको ऐसे 715 ग्राम बोल सकते थे। ये 715 ग्राम लिखा है, 31 किलोग्राम के बाद छोड़ देते तो 715 ग्राम लिखा है, 715 डेकाग्राम नहीं लिखा है। इकाई का अंक देखते हैं किसके सीधा में है, तो इकाई ग्राम में है, 1 डेका में है, 7 हेक्टो में है, तो इसको 715 ग्राम पढ़ेंगे। समझ रहे हो? अगर डेकाग्राम पढ़ते ना तो ये दशमलव हो जाता, 7.15। तो इस तरह से बच्चों ऑप्शन सी सही हुआ, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत है। ये 715 डेकाग्राम नहीं बल्कि 715 ग्राम बचा है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में। दिए गए चित्र में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि ये मैं 2 दिन हो गया तुम लोगों को इस पर, इसको और अच्छे से समझा चुका हूं, तो ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कोण का मान है 2x प्लस 20 अंश, और ये जो कोण है इसका मान है 120 अंश, और ये जो कोण है ये वाला, ये y है। प्रश्न में पूछा है x प्लस वाई का मान, यानी x का मान जान डालेंगे और y का, तो उसको जोड़ देंगे, ये सिंपल सी बात। अब ये कितने तरह से बना सकते हैं ये पहले समझो बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो हरा रंग में लिखा हूं मैं 2x प्लस 20 यानी 2x धन 20 अंश, लाल रंग में लिखा हूं देखो 120 अंश, ये दोनों कोण शीर्षा अभिमुख कोण कहलाते हैं। कोई भी दो सरल रेखा एक बिंदु पर काटे तो उस बिंदु के आमने सामने का कोण क्या कोण कहलाता है? शीर्षा अभिमुख कोण। और दो शीर्षा अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 120 अंश और ये 2x प्लस 20 दोनों बराबर है, तो यहीं से हमको x का मान निकाल लेना है। कैसे करेंगे? धन 20 इधर आके पक्षांतर किए तो ऋण 20 आया। अब ये 2x बचा है, तो x का मान जानना है, तो 2 जो कि x के साथ गुणा में है, भाग कर इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो 100 को 2 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा? 50। इस तरह x का मान मिलता है हमको 50। ठीक, अब x का मान मिल गया 50। अब y का मान जानना है, तो y कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से,
ये एक सरल रेखा है, ये क्या है, एक सरल रेखा है, ये वाला एक सरल रेखा है। तो इसी सरल रेखा में ये जो कोण है बना है जी। सरल रेखा के किसी बिंदु पर 180 अंश के कोण बनते हैं। तो कुल 2 कोण बने हैं, कितना, 120 और y दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में से हमको 120 पता है तो घटा देते हैं, क्या बचा, 60। इसका मतलब y का मान 60 अंश है। भाई दोनों मिला के 180 होना चाहिए, सरल रेखा के बिंदु पर बना कोण है। तो 120 पता है तो घटा दिए, बचा कितना, 60। तो ये 60 अंश है। तो y का मान मिल गया 60। अब x और y दोनों का मान मिल गया तो जोड़ दो, कितना हुआ, 110 अंश। यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर, यहां भी समझ में आ गया। अब यहीं पर एक और तरीका था, जैसे ये 60 अंश पता चला तो यहां भी ऐसे जान सकते थे। यहां भी देखो सरल रेखा में एक कोण बना है, ये यहां करते तो क्या करते, यहां पर 180 अंश बन रहा है तो फिर वही होता है, 180 अंश में से ये क्या क्या पता है, 60 पता है और 20 पता है, तो 80 घट जाता, तो फिर वही बचता 100। अब 2x का मान मिला 100, तो 2 से भाग करते तो फिर वही 50 आता। तो 2 तरीका है, एक तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, उस विधि से जान सकते थे x का मान, या यहाँ पर सरल रेखा में 2 कोण बन गए। अब एक तो 60 अंश निकाल लिए यहाँ से और फिर ये 20, तो 80 घट गया तो 100 बचा, तो 2x बराबर 80 है, सॉरी 2x बराबर 100 है, तो x बराबर उसका आधा होगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हल करना था। अगला देखें, एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 8 अधिक है, यदि इनका योगफल 32 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब लिखा है एक संख्या है वो बड़ा है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को मानोगे x, पहला संख्या दूसरा संख्या, 2 संख्या है और दोनों संख्या में क्या लिखा है कि दूसरी संख्या से 2 गुने से 8 अधिक है। तो पहला संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या x है, तो पहला संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, देखो दूसरा संख्या क्या माने x है, तो उसी का 2 गुना में और 8 अधिक माने धन 8 है, और उनका योगफल कितना लिखा है 32। तो अब दोनों संख्या को जोड़ दें तो मिलेगा 32। ये किसी भी प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को ऐसे समीकरण अगर बनाना सीख गए और पक्षांतर का नियम अगर तुमको याद है, जानते हो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, ठीक है, तो फिर हल आसानी से कर सकते हो बच्चों। क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है, तो ये जो एक संख्या है यानी पहला संख्या, ये दूसरी संख्या को एक मानोगे हमेशा, हमेशा नहीं, दूसरी संख्या के लिखा है या से लिखा है उसको, तो दूसरी संख्या को एक माने तो पहला संख्या उसका 2 गुना माने 2x है, 8 अधिक माने धन 8। अब दोनों का योगफल, तो पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों को जोड़ो 32। बस अब x का मान जानना है, क्या करेंगे, 2x और एक x बन गया 3x, धन 8 है, फिर 32, सरल तरीका बता रहा हूं समझा के। अब x का मान जानना है तो धन 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32 में घटेगा, तो कितना आएगा, 32 में घटाएंगे तो 24। अब इधर 3x है तो x का मान जानना है, तो ये 3x के साथ गुणा में है, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, बटे में करो या 3 से भाग करो, वो इच्छा है, तो 3 अट्ठे 24। इस तरह x का मान मिला क्या, 8। लेकिन बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन है, 2x धन 8 है, 2x धन 8 में x का मान रखेंगे, 2x मतलब 2 गुणित x है,
एक सौ जगह मिला क्या 8। अब धन 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 को जोड़े तो कितना हो गया 24। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से हमको बनाना आना चाहिए समीकरण। ऐसे देख लो, किसी भी एक संख्या को मानोगे x, दूसरा संख्या कह रहा है दूसरा संख्या दोगुने लिखा है तो दूसरा संख्या हमने माना। अब पहला संख्या दूसरे संख्या दोगुने से 8 अधिक है तो अधिक में धन 8, कम रहता तो ऋण 8 करते। योगफल दिया है 32 तो बराबर चिन्ह बाद रहता है योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, उसको उधर के। अब इसी को हल किए पक्षांतर के नियम से x का मान मिला। अब भाई ये दिख रहा है x एक संख्या है 2x धन है तो यही तो बड़ा है, उसमें मार रख दिए उत्तर आ गया। ठीक, चलिए ये प्रश्न देखें। कृष्णा ने 1450 रुपये प्रति कुंटल के दर से चावल खरीदा। कीमत में गिरावट के कारण उसने 1240 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेच दिया। यदि उसने 13.5 क्विंटल चावल खरीदा तो उसका कुल कितना नुकसान हुआ। नुकसान को बोलते हैं हानि। और हानि माने क्या होता है, हानि माने क्या होता है, कितना खरीदे थे उसमें से खरीदा में से बेचा को घटाना है ये। क्योंकि ज्यादा में हम खरीदे रहते हैं हानि होता है, इसीलिए खरीदा मूल्य पहले लिखा जाता है और बेचा गया मूल्य बाद में। तो कुल कितना में खरीदे थे ये जानना है। तो कुल कितना खरीदे थे 13.5 कुंटल। तो ये बच्चों 1450 रुपया तो एक कुंटल का दाम है, लिखा है ना 1450 रुपये प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल माने एक क्विंटल 1450 रुपये में वो खरीदा था। तो कुल कितना खरीदा था, इस तरह उससे गुणा कर देंगे भाई। एक का जान रहे हैं एक क्विंटल का, एक से ज्यादा का जानना है तो गुणा करते हैं, बार बार बताए हैं। इसका गुणा करोगे क्या आएगा देखो, 5 का गुणा किए 5 शून्यम 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। 3 का गुणा करोगे इकाई में शून्य करने के बाद 3 शून्यम शून्य 3 पंचे 15, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1, 3 3 एकम 3 1 4। अब इकाई दहाई दोनों में शून्य करोगे, एक का पहाड़ा। एक का पहाड़ा पढ़ना बिल्कुल सरल है, जो लिखा है उसी को लिख दो। क्या आया देखो, 5 2 7 7 3 10 5 15 9 1 19,000। नहीं, इधर दशमलव लगाएंगे, अब एक अंक के आगे दशमलव है। 19,575। इसको अलग कलर में लिख लेते हैं, 19,575 आया। ठीक, इतना रुपया में वो क्या किया जी, खरीदा था। हमने खरीदा जाना 1450 रुपये में एक क्विंटल खरीदा था, तो वो खरीदा था 13.5 क्विंटल। तो उससे गुणा कर दिए, मिल गया 13.5 क्विंटल को उसने 19,575 में खरीदा। अब जानते हैं किसका, ये बेचा कितना में। तो भाव कम हो गया जी उसका, तो 1200 ये 40 रुपये में कुंटल को बेचा। तो कितना बेचेगा, जितना खरीदा है। तो 13.5 क्विंटल खरीदा था, तो फिर ये बेचा कितना में, अब उसको देखते हैं। तो 5 शून्यम शून्य 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। इकाई में शून्य 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 शून्यम 3 चौक 12, 3 1 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। एक का पहाड़ा पड़ना वही बताया, जैसा लिखा वैसे लिखो, 1240 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, क्या आया देखो, 4 7 6 7 13 4 17 हासिल 1 6 1 16,000। इसमें भी दशमलव लगेगा तो क्या आ जाएगा, 16,740, 16,740। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहीं पर घटाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये इतना में बेचा इतना में खरीदा था, तो खरीदा में से बेचा घटाते हैं। 5 में शून्य गया 5, अब इकाई में 5 अगर तो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो दूसरा आ ही नहीं सकता। यही उत्तर है, ऑप्शन डी। करके देख लो।
7 में से 4 गया, 3, 15 में से 7 नहीं घट सकता, तो 15 में से 7 नहीं घट सकता तो उसको 15 मान लिए। सॉरी, 5 में से 7 नहीं घट सकता तो 5 को 15 माने तो 7 गया तो 8 हासिल। 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 28, 35 आया है। देखो ऑप्शन डी सही है। तो ये बच्चों वास्तव में ऐकिक नियम का प्रश्न था। एक इकाई का मान पता है 1 क्विंटल का, 13.5 क्विंटल का जानना था खरीदा मूल्य और बेचा गया मूल्य। तो जब एक एक का पता है तो और क्या है, 13.5 क्विंटल खरीदा, 13.5 क्विंटल को बेचेगा भी, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के घटा दिए। हानि जानना था, नुकसान, नुकसान बने हानि, हानि जानने के लिए कुल कितना में खरीदा था, कुल कितना में बेचा, जानने के बाद घटाते हैं, मिल जाता है नुकसान या हानि। काफी कठिन प्रश्न था इस बार इस सेट में, इसीलिए और समझा रहा हूं ताकि समझ सके। देखो लिखा है, दिए गए दंड आरेख में कंपनी का वर्ष 2011 से 2016 तक का सीमेंट का उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। जब भी कोई कितना गुना है पूछे तो इसको देखना है, का वाला देखना है, कुल का कितना गुना है उसको हमेशा हर में लिखना है। समझ रहे हो? तो देखो किसका पूछा है, सम वर्षों का कुल कितना गुना है, तो जिसके सामने ये का कितना गुना लिखा रहेगा ना उसको हर में लिखना है। तो किसके सामने लिखा है, सम वर्षों का कुल उत्पादन, तो सम वर्षों का पहले जोड़ो, तो ये सम में 2012 आएगा, 2014 आएगा, 2016 आएगा। 2012 में देखो लिखा है 115, 2014 में लिखा है 125 और 2016 में लिखा है 120। ये हो गया। और विषम वर्षों का बटे चिन्ह के ऊपर करेंगे, तो विषम वर्ष 2011 में है 90 और 2013 में है 110 और 2015 में है 70। बस इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। कितना गुना जब भी पूछे तो ये का कितना गुना लिखा है उसको हर में ही लिखना है, यानी सीधा सीधा कहें तो जो शुरू में लिखा है उसको अंश में लिखो और का कितना गुना लिखा है उसका योगफल नीचे लिखो। हल करें, 90 और 110 हो गया 200 और ये 70 मिला हो गया 270। इसको जोड़े तो 15 और 25 जोड़ देंगे तो 40, तो ये 240 और 360 हो गया। अब इसी को हल करना है, ऊपर एक शून्य है नीचे एक शून्य है, कट गया। 27 और 36 बच्चों 9 के पहाड़ा में आता है, तो 9 से भाग जाएगा, 9 से भाग किए 27 को, 9 तिया 27, 36 को, 9 चौक 36, 3/4 आया। यही आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो बता रहा हूं उसको याद रखो। जब भी कितना गुना है की बात आता है तो का कितना गुना लिखा है उसके पहले कौन सा संख्या लिखा है, क्या चीज लिखा, उसका मान हमेशा बटे चिन्ह के नीचे लिखना और जिससे तुलना कर रहे हैं वो ऊपर, भिन्न को सरल कर देना, उत्तर आ जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। 46 नंबर के प्रश्न को 11.1, 11.11, 11.111, 11.1111 धन 1.101 लिखा है। अगर बच्चों शॉर्ट ट्रिक से बनाए तो दशमलव के इधर पूर्णांक वाला संख्या को देखो तो 11 है, इसमें भी 11 है पूर्णांक संख्या, तीसरा संख्या इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है और इसमें केवल और एक है। तो 11 4 बार है तो 11 चौक 44, 1 45 नहीं हुआ जी।
इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्या को ही जोड़ लिए हम लोग, केवल पूर्णांक को, दशमलव के बाद दसवें, सौवें, हजारवें स्थान को छोड़ दिया, केवल पूर्णांक को जोड़ा तो 11 चौक 44 से 45 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 से छोटा उत्तर हो ही नहीं सकता, और 45 से बाकी छोटा है ऑप्शन ए बी डी में, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए? तो पूर्णांक संख्या मतलब दशमलव के बाएं हाथ तरफ, ये इसमें दशमलव की, ये इधर पूर्णांक संख्या कहलाता है, इधर दशमलव वाली संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को जोड़ के देख लो, जब भी दशमलव वाली संख्या जोड़ के, तो उससे तो कम आएगा नहीं, उससे भले ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी में है ही नहीं 45, तो और क्या जोड़ना है इसको। और जोड़ के देखोगे भी तो कौन सा उत्तर आएगा, यही उत्तर आएगा। ठीक, चलो इसको तो और कई बार समझा चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये चलो देखो बच्चों ध्यान से, यदि हम संख्या 79,384 को निकटतम खाली स्थान तक निरूपित करें तो इसे 79,400 लिखा जाता है। अब ये बन गया सन्निकट करने के बाद 79,400। तो पूछ रहा है इस खाली स्थान में दहाई तक सन्निकट किए, कि सैकड़ा तक किए, कि हजार तक किए, कि 10,000 तक किए। तो ये तो तुम लोगों को एक कई हजार बार बताया गया है। मान लो ऐसे करके एक संख्या लिख दें 3,609। अब इसको कहें कि सैकड़ा तक सन्निकट करो, तो हम क्या करते हैं, ये सैकड़ा से इधर सैकड़ा को लिखेंगे और सैकड़ा से बड़े स्थान पे अंक है उसको लिखेंगे, और सैकड़ा से छोटे स्थान पर जितने भी अंक है उनको 0 कर दिया जाता है। ठीक, ये बता चुके हैं। जिस स्थान तक सन्निकट करते हैं बच्चों, उससे छोटे स्थान में जो भी अंक है वो 0 बन जाते हैं। तो देखो इसमें ये इकाई और दहाई का अंक 0 हो गया है, मतलब सैकड़ा तक ही अंक रखे हैं, बाकी को 0 कर दिए हैं। तो इसका मतलब इस सैकड़ा तक सन्निकट किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। याद रखो जिस स्थान के बगल में सब 0 हो गया है, तो किसके बगल में 0 हो गया है, सैकड़ा के, तो इसका मतलब सैकड़ा तक सन्निकट किया गया है। तो सैकड़ा इसका सही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे जैसे मान लो ये, चलो यहां लिख देता हूं। मान लो मैंने एक संख्या लिख दिया 3,6,9,7,5,4। अब इसको मैंने सन्निकटित कर दिया इस तरह, ये हो गया। तो ये किस स्थान तक सन्निकटित किया मैंने, बताओगे? कौन से स्थान तक सन्निकट किया इसको? दहाई। दहाई। बहुत बढ़िया उत्तर। शून्य इकाई तक शून्य लिखा है, शून्य के बगल में देखो दहाई होती, यानी इकाई के बगल में दहाई है, तो दहाई को मैंने शून्य नहीं बनाया, इकाई को बनाया, तो दहाई के बगल तक, तो दहाई तक सन्निकटित किया। बहुत बढ़िया जवाब। अगला प्रश्न देखो बच्चों, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आसन्न कोणों के कितने जोड़े बनते हैं? दो रेखा एक दूसरे को, ये देखो इस बिंदु पर सन्निकटित कर रहे हैं, सॉरी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कितने जोड़े, यही प्रश्न का कठिन भाग है। अगर कहें तो यहां देखो कुल 4 कोण बनते हैं,
अगर प्रश्न में पूछता कि जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने कोण बनते हैं, ऐसा पूछता, तो 4 कोण उत्तर आता। लेकिन पूछ दिया आसन्न कोणों के कितने जोड़े बनते हैं, तो आसन्न कोण मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूं। आसन्न कोण में बच्चों हमेशा 2 कोण होते हैं। आसन्न कोण में 2 कोण होते हैं। आसन्न कोण का परिभाषा क्या बताया था कि किसी भी आसन्न कोण में एक ही बिंदु पर 2 कोण बने होते हैं, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो देखो ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है, ये कोण ए भी ओ बी भुजा पर बन रहा है, कोण ओ यानी कोण ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी, दोनों कोण ओ भुजा पर बन रहा है, तो उभयनिष्ठ है वो। और एक ही बिंदु पर 2 कोण बने हों, तो इस तरह एक बिंदु पर 2 कोण ऐसे बन रहा है और 2 कोण ऐसे बन रहा है। तो आसन्न कोण के कितने जोड़े, तो कितना होगा? 2 जोड़े। भाई 4 कोण को जोड़ा में बांट दोगे तो 2 जोड़े बनेंगे, तो आसन्न कोण के 2 जोड़े बन रहे हैं बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो ध्यान देना, जोड़े में पूछ रहा है कि कोण की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बोडमास का नियम सरल वाला प्रश्न आएगा जब भी सरलीकरण का, तो पहला देखना है बोडमास का नियम। तो यहां मैं लिख लेता हूं पहले इसको, हाँ। चलो प्रश्न को लिख लेता हूं, फिर इधर सरल करेंगे। 72 भागित 12 गुणित 4 धन मंझला कोष्टक में 90 भागित 15 ऋण छोटा कोष्टक 4 गुणित 3 भागित 12 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यही हल करना है बच्चों, बिल्कुल सरल काम है। देखो बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक हल कर, तो 4 गुणित 3 भागित 12 लिखा है, तो गुणा और भाग में पहले भाग हल होता है, तो 3 भागित 12 को मैं लिख सकता हूं 3/12। अब इसको हल करना आसान है भाई, कैसे? 4 से कट रहा है, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। अब ऊपर बचा 3 और 3, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और 1/1 माने 1 होता है। तो इस तरह ये हमको 1 मिल गया इसको हल करने पर, तो इसको मिटाओ। अब मैं लिख देता हूं यहां पर 1, क्योंकि हल करने पर 1 मिला। अब छोटा कोष्टक हल हो गया, बगल में देखो क्या लिखा है, ऋण, फिर 15, उसके बाद भाग का चिन्ह, उसके बाद 90। ये मंझला कोष्टक बचा, अब छोटा कोष्टक तो हल हो गया। तो 90 भागित 15 यानी 90 को 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90। अब ऋण 1 लिखा है, पहले भाग हल होगा फिर घटाएंगे जी। अब 6 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 5। इस तरह मंझला कोष्टक भी हल हो गया। तो जो बचा उसको लिखते हैं, तो 5 आया। अब मंझला कोष्टक के बाहर देखो धन चिन्ह है, फिर 4 लिखा है, फिर गुणा 12 लिखा है, फिर भाग 72 लिखा है। 3 ठो चिन्ह वाला अब संख्या मिल गया। 72 भागित फिर गुणा भी है और धन भी है, तो पहले बोडमास के नियम से भाग होगा, तो 12 से 72 को भाग करेंगे तो 12 छक्का 72। अब गुणा करेंगे, गुणा पहले होगा, अब धन और गुणा में, तो 6 चौक 24। अब 24 में अब जोड़ेंगे 5 को, क्या आया? 29। ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। सरलीकरण के प्रश्न को बच्चों बहुत ही धैर्य के साथ हल करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर तुम बोडमास के नियम से विचलित हुए, हटे, भूले, तो समझ जाओ उत्तर गलत आ जाएगा। तो
तो सरलीकरण के प्रश्न को पूरा धैर्य के साथ हल करना, धीरज के साथ हल करना, रफ कार्य करके ही उत्तर तक पहुंचना, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों में रफ कार्य करना नहीं पड़ता। तो सरलीकरण के प्रश्न को बिना रफ कार्य किए मत करना परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखना मेरा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब ध्यान से देखो, हिमांक हर हफ्ते 210 कलम बनाता है। इस हफ्ते वह 2 दिन बीमार रहा, अतः उसने 150 कलम बनाए। 150 कलम बनाए। यदि एक कलम की कीमत 7 रुपया है तो इस हफ्ते कितने रुपये मिलेंगे? तो भैया एक कलम 7 रुपये। अब स्पष्ट रूप से लिखा है कि 150 कलम बनाया उसने, बीमार रहा तो एक कलम का जब दाम पता है तो 150 कलम का जानने के लिए क्या कठिन है जी। तो एक कलम का 7 है तो 150 कलम का 7 से गुणा होगा। 7 शून्यम 7 पंचे 35, 7 शून्यम शून्य 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1050 कलम। ऑप्शन सी में देखो दिया है। सिंपल सा प्रश्न था, एक कलम का दाम दिया है और 150 कलम बनाया करके पूछा है, बताया है मतलब प्रश्न में। तो एक कलम का पता है तो एक से अधिक का जानना है तो क्या करते हैं, एक कलम का दाम पता है तो उससे गुणा कर देते हैं, आ जाता है उत्तर। क्लियर? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999 में से कौन सी संख्या घटाई जाए? अब ये मान लो इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ये हमको पता नहीं है। तो 879 प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है वो उसको बराबर चिन्ह के बाद लिखो। अब यही तुमको जानना है तो क्या करोगे? सिंपल सा है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा उधर, तो ये प्रश्नवाचक इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो और क्या है, धन था ये ऋण हो गया। अब सीधी सी बात, सिंपल से इसको घटा दो रे भैया, क्या आएगा? 120। क्या मिला? 120। उत्तर आ गया। तो जब भी किसी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो ये संख्या मिलेगा ऐसा है। तो क्या करोगे, वो मिलेगा उसको घटा दो, जिस संख्या में घटाई जाए करके लिखा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानना जरूरी था इसमें, क्योंकि 999 प्रश्न में नहीं लिखा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये आना चाहिए पहली बात। अब उसमें से क्या प्राप्त होगा उसको घटाओगे तो जो संख्या घटाई जानी थी वो मिल जाता है, यही आंसर है। चलो, 10 सही 1/2 में कितने 1/4 है? तो किसी भिन्न में हो या किसी संख्या में, कोई संख्या कितने बार शामिल है, कितने बार है। जैसे 10 में 2 कितने बार है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 10 के अंदर 2 5 बार है। ठीक, तो भाग का प्रश्न है, सीधी सी बात। ये 10 सही 1/2 को भाग करेंगे 1/4 का माने 1/4। मिश्र भिन्न है, हल करो। 10 दूनी 20, 21/2। भाग को गुणा बनाते हैं भिन्नों का भाग करते समय, 1/4 बन जाएगा 4/1। हल करें, 2 से हल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह मिला 21 गुणित 2, 21 दूनी 42/1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता, 42 उत्तर है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, सरल था। 60 मीटर 40 मीटर गुणित 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन
0.8 घन मीटर है। तो किसी भी कमरे में कितना वस्तु रखा जा सकता है, वो घनाकार हो या घनाकार हो। तो पहले जहां रख रहे हैं उसका आयतन लिखते हैं ऊपर। तो आयतन माने क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, ऊंचाई 30 मीटर दिया है। अब वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना पढ़ो तो भी सही, विमाएं सीधा सीधा कहें तो किसी भी घनाभकार का विमा को लिख दो। तो 60 मीटर और गुणित 40 मीटर और गुणित 30 मीटर, ये हो गया कमरे की विमाएं। अब कमरे की विमाएं को गुणा करने से क्या मिलता है, आयतन। ये वास्तव में कमरे का क्या है, आयतन है। किसी भी कमरे का या किसी भी बर्तन की विमाओं को गुणा के रूप में लिखने से वो उसका आयतन बन जाता है। समझ रहे हो। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है एक प्रकार से। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या होता है जी, आयतन है। अब जो समान रखना है उसका आयतन नीचे लिखते हैं। तो 0.8 घन मीटर, ये भी घन मीटर हो गया ना, तीनों में मीटर है तो गुणा कर दिए तो घन मीटर हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से सुन लो। पहले जिस कमरे में रख रहे हैं उसका आयतन ऊपर लिखना रहता है। अब आयतन नहीं पता तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, विमाएं दिया रहेगा, उसको लिखना गुणा के रूप में। अब जो सामान रखना है उसका अगर विमा दिया है तो विमा को लिखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। और नहीं आयतन दिया है तो आयतन को लिखेंगे, दोनों वही है। ये भी आयतन है ऊपर, नीचे भी आयतन है। अब कमरे के आयतन को जो बक्सा रख रहे हैं उसके आयतन से भाग करना है। अब देखो यहाँ दशमलव बाद एक अंक है 8, इसमें दशमलव ही नहीं है। तो दशमलव के बाद अंकों को समान करना जरूरी है। दशमलव वाली संख्या का भाग करते समय बताया हूं मैं। तो दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देते हैं ऐसे। अब दशमलव मिटा सकते हैं इसमें से। अब बन गया है 60 गुणित 400 गुणित 300 घन मीटर कट गया। 8 से भाग करें तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 शून्यम शून्य। क्या बचा, 60 गुणित 50 गुणित 30। हल करें, 3 शून्य है, 3 शून्य पहले लिख दो। अब बचा 6 5 3, तीनों शून्य को लिख दिया हमने। ये हो गया 6 पंचे 30 और 30 का गुणा 3 से करोगे तो 9, कितना हो जाएगा, 30 3 तिया 9, 90 आया। तो ये हो गया 90,000। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है। मुख्य चीज जानना क्या था बच्चों इस प्रश्न में, कि किसी भी कमरे में या किसी भी बर्तन में कहो कुछ चीज रख रहे हैं और वो कितना तो समाएगा करके पूछ रहा है, तो कमरे का आयतन को अंश में लिखो और जिस सामान को रख रहे उसका आयतन नीचे लिखो। अब आयतन नहीं दिया रहेगा तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, उसी को विमाएं शब्द भी बोलते हैं, याद रखना। ये जो लिखा है ना 60 मीटर गुणित 40 मीटर गुणित 30 मीटर, ये घनाभकार गोदाम की विमाएं हैं। विमाएं हैं माने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। और तीनों का गुणा के रूप में लिखोगे तो यही आयतन बन जाता है। तो ऊपर आयतन लिखना है, नीचे जो सामान रख रहे हो उसका आयतन तो दिया है प्रश्न में। दशमलव को भाग करने के नियम से दशमलव हटा के भाग कर दिए, कटा दिए, उत्तर आ गया। क्लियर। चलो समय कम, बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी कवर करना है। एक बॉक्स में 6 चम्मच आते हैं, हमारे पास 16 बॉक्स है। यदि हम इन बॉक्स के चम्मच निकाल कर 4 चम्मच वाले बॉक्स में रखना हो तो कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। अगर शॉर्ट ट्रिक से हल करोगे तो बहुत सरल है। क्या लिखा है, एक बॉक्स में 6 चम्मच। शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। एक बॉक्स में 6 चम्मच तो 16 बॉक्स है। तो भाई एक बॉक्स में 6 चम्मच, तो 16 बॉक्स में 16 गुणित 6 चम्मच होगा, और क्या है। तो 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 कम 6 3 ना, 16 छक्का 96, इतने चम्मच आएंगे।
अब कह रहा है ये 96 चम्मच को 4 चम्मच वाला बाक्स में रखो, यानी एक बाक्स में 4 चम्मच। तो और क्या है, इसी को 4 से भाग करो, 16 96 चम्मच है, उसको 4 4 चम्मच वाला बक्सा बनाओ कह रहा है। तो 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8, तो 9 में से कितना बचा, एक बन गया 16, तो 4 चौक 16, यानी आ गया 24। 24 बाक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब मैं बोल रहा था इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखो यहां तक क्या मिल गया भाई, कुल मिला के चम्मच कितना हुआ, एक बाक्स में 6, तो 16 बाक्स में 16 गुणित 6। अब इसी को 4 4 चम्मच करना है एक बाक्स में कह रहा है, तो 4 से भाग करोगे तो नहीं आ गया, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या मिला 4 गुणित 6, यानी 4 छक्का 24। उत्तर मिल गया। प्रश्न देखोगे बच्चों तो काफी बड़ा है, और समझे रहोगे तो एक ही नियम का तो प्रश्न है। जब तुमको एक बाक्स का पता है तो 16 बाक्स का तो तुरंत करोगे ना, 16 गुणित 6, एक बाक्स में 6 चम्मच आते हैं करके पता है, तो 16 बाक्स में तो 16 गुणित 6। अब कह रहा है 4 चम्मच का बाक्स बनाना है, 4 4 चम्मच इसमें से निकालेंगे तो 4 से भाग करोगे। कभी भी पैकिंग करने वाला प्रश्न आए, निकालने वाला एक सामान, तो उससे भाग किया जाता है। तो 16 गुणित 6 को 4 से भाग कर दिए, उत्तर आ गया 24। अब आते हैं इस प्रश्न में, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी होता है लघुत्तम, इसी से पता चल जाता है कि इसमें लघुत्तम से संबंधित प्रश्न है। जिसे 3 5 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो 3 5 12 और 15 का अगर लघुत्तम निकालोगे बच्चों तो वो आता है 60। क्या आता है, 60। अब 60 में देखो प्रत्येक दशा में 2 शेष कब बचेगा, जब 60 से वो 2 ज्यादा रहेगा। शेष फल कब बचता है भाई, ये देखो 60 को अगर मैं 15 से भाग करूं तो 15 चौक 60, तो ये तो शेष फल 0 बचा। अगर यही मान लो 62 रहता तो 15 चौक 60 कहता तो 2 शेष फल बचता ना। तो जब भी इस तरह न्यूनतम संख्या लिखा रहे और शेष बचे प्रत्येक दशा में हर हालत में, तो समझ जाओ उनका लघुत्तम निकालना, और उससे 2, उसमें 2 जोड़ देना, वो 2 जोड़ोगे वही शेष बचेगा। तो इस तरह ये जो 62 लिखा है ना बच्चों, यही सही उत्तर है। क्लियर। तो लघुत्तम निकालना था, 2 शेष बच रहा है तो 2 अधिक रहेगा, 2 ज्यादा रहेगा तभी तो शेष बचेगा, नहीं तो 0 बचेगा। वो तो अगर 60 करेंगे तो 60 तो सबसे कट जाएगा, 3 से 5 से 12 से 15 से, तो 2 ज्यादा रहेगा वो, तभी तो शेष बचेगा। तो 62 इसका सही उत्तर है। ये देखो, एक आयताकार उद्यान जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से लिखा है तो चौड़ाई को 1 से मानोगे तो लंबाई क्या होगा, 4 मीटर अधिक माने 1 से धन 4 होगा। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक, अब लिखा है, अब ये आयताकार है ना, रुको एक जगह आयताकार बना देता हूं। ये आयताकार उद्यान है, चौड़ाई को 1 से माने तो लंबाई 4 मीटर ज्यादा है लिखा है, तो लंबाई 1 से धन 4 होगा। का अर्ध परिमाप 36 लिखा है। अर्ध परिमाप, अब एक नया शब्द आ गया, अर्ध परिमाप। अर्ध माने होता है बच्चों आधा, तो अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, देखो ये परिमाप बराबर कितना होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो खाली लंबाई धन चौड़ाई को अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब पूरा परिमाप कब होगा, जब 2 से गुणा होगा, तो लंबाई धन चौड़ाई कहलाता है अर्ध परिमाप। ये देखो आधा, आयत में आयत के परिमाप को आधा करेंगे तो एक लंबाई बचेगा और चौड़ाई नहीं बचेगा जी।
तो लंबाई चौड़ाई का योगफल कहलाता है अर्ध परिमाप। तो ये लंबाई चौड़ाई का योगफल बराबर दिया है 36। तो लंबाई को हमने माना है क्या, 1/4, और चौड़ाई को 100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 जोड़ दिए 2 हो गया, और 4 बराबर 36। तो -4 को उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो 32। अब 32 को 100 का मान जानना है तो 2 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, सॉरी 2 से गुणा है ना 100 के साथ, तो भाग करेंगे क्या आएगा 16। तो चौड़ाई आ गया हमारा 16, और लंबाई क्या होगा, तो लंबाई 4 ज्यादा है तो ये 20 होगा, और क्या है। अब क्या पूछ रहा है, उद्यान की लंबाई की भुजा की माप, तो लंबाई तो 20 तो आया है, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। लिखा है ना, उद्यान की लंबाई वाला भुजा की माप पूछा है, तो अर्ध परिमाप बराबर होता है बच्चों लंबाई धन चौड़ाई। इसको याद रखो, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई। तो चौड़ाई को मानेंगे 100, लंबाई को मानेंगे 4 अधिक है तो 1/4। ये दे। अब इसी का मान प्रश्न में दिया था जी, एक लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। तो लंबाई धन चौड़ाई क्या हो गया, 1/4, 4 को पक्षांतर किए, फिर 2 100 था उसको 2 से भाग कर दिए, 16 को आ गया उत्तर 32 8 16। ये 100 का मान आया तो चौड़ाई 4 ज्यादा है तो 16 में 4 जोड़ दिए 20 आ गया। इस तरह से ये अर्ध परिमाप वाले बनाना था। 35 और 65 के मध्य आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ कह रहा है, योग करना था। तो 35 वाला लाइन में कौन सा है, 35 36 37, 37 अभाज्य संख्या है। 37 के बाद 38 39 40 41, 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद आता है 47। अब 47 के बाद क्या आएगा, तो 47 के बाद आता है 53, 53 के बाद 59, और 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद हो गया 65 तक नहीं आता, इतना ही आता है। जोड़ के देखें, 7 1 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 9 30, 30 1 31, हासिल 3। चलो जोड़े, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 3 34, 341 ऑप्शन सी में दिया है। तो ये प्रश्न सरल है कब, जब तुमको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक अच्छे से याद रहेगा तब। अगर तुमको अभाज्य संख्या पहचानना लिखना नहीं आता तो ये प्रश्न नहीं बना सकते, समझ रहे हो भाई। जैसे मैंने अभी लिखा कि 35 और 65 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्याओं को पहले लिखेंगे तभी तो जोड़ेंगे। तो 35 के बाद 36 नहीं होता, 37 41 43 47 53 59 61, यही अभाज्य संख्या है करके जानोगे तभी तो जोड़ोगे। तो आप लोगों को 1 से 100 तक जितने भी अभाज्य संख्या है क्रम से याद होना चाहिए। याद नहीं है तो अभाज्य संख्या वाला वीडियो देख लेना, कैसे पहचानते हैं बताया हूँ। चलिए ये देखें, तो ये तो सरल प्रश्न था, सरल प्रश्न नहीं था रहने को, जो जानते हैं उन बच्चों के लिए था। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, यही इसका आंसर है, क्योंकि वर्ग क्या है, एक आयत है। सभी वर्ग आयत होता है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता। वही आयत वर्ग होता है जिसका चारों भुजा समान होता है, क्योंकि वर्ग का परिभाषा ही है बच्चों, ऐसी आयत जिसकी चारों भुजा समान हो वर्ग कहलाता है। इसके परिभाषा में ही आयत शब्द है। वर्ग का परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसी आयत जिसकी चारों भुजा समान माप की होती है, बराबर माप की होती है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग एक आयत है, तो वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, यही सही है, सत्य कथन ढूंढना था। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं होता। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड नहीं होता, किरण में तीर का निशान होता है,
और रेखाखंड में तीर का निशान नहीं होता। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु फिक्स रहता है। किरण में प्रारंभिक बिंदु पता रहता है, अंतिम बिंदु निर्धारित नहीं कर सकते। ऋजु यानी सरल कोण की माप 90 अंश नहीं होती, 180 अंश होता है ऋजु कोण सरल कोण। 90 अंश तो समकोण होता है। इस तरह 3 ऑप्शन गलत हुए। बच्चे इसमें फंसने का चांस 2 था। एक तो वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है और आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है। आप लोग इसी 2 ऑप्शन में ज्यादा फंसे होंगे अगर सरल कोण, ऋजु कोण और रेखाखंड और किरण के बारे में जानते रहे होगे तब। ठीक है, चलो देखते हैं ये प्रश्न। बिल्कुल सरल प्रश्न था। 4 और धन 4 के मध्य कितने पूर्णांक हैं? सिंपल है रे भैया, ऋण 3 फिर ऋण 2, 1 0 1 2 3, तो कुल मिला के गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर? तो ऋण 4 और धन 4 के मध्य, तो हमको जिसके मध्य बोले उसको गिनना नहीं है, उनको छोड़ के गिनना है। तो धन 4 और ऋण 4 के मध्य कुल 7 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? उसमें धनात्मक संख्या भी गिना जाता है, ऋणात्मक भी और जीरो भी। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों आज के ऑनलाइन क्लास का यह अंतिम प्रश्न। किसी संख्या को मानो x के माने गुणा 1/3, तो इस तरह क्या बन गया? x गुणित 1/3 माने x/3। यहां लिख देता हूं मैं। उसी संख्या माने x को ही कह रहा है, का माने गुणा 1/4, तो क्या बन गया? x/4, x/4 आ गया। घटाने पर तो इन दोनों को घटाएं तो 12 प्राप्त होता है, उसको लिखते हैं बराबर चिन्ह के बाद। बस समीकरण बन गया। तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात करना है। कैसे किया एक बार फिर से देखो। किसी संख्या के 1/3, तो किसी संख्या माने x मानना है, के माने गुणा होता है 1/3। हल किए x गुणित 1/3 तो मिल गया x/3। उसी संख्या का 1/4, उसी संख्या माने x का ही, का माने गुणा 1/4, हल किए क्या मिला? x/4। घटाने पर तो दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह लगा दिए। 12 प्राप्त होता है उसको बराबर चिन्ह के बाद लिखना है। अब इसको हल करोगे उत्तर आ जाएगा, सिंपल सा। देखो लघुत्तम 12, इधर क्या आएगा? 4x ऋण 3x। लघुत्तम 12 आया तो इसका 4 से गुणा होगा ना, इसका 3 से गुणा होगा, तभी तो 12 बनेगा। तो इस तरह देखो 4x है 3x, तो 4x में से 3x घटेगा, क्या आएगा? 1x/12। इधर क्या है? 12। तो x का मान जानना है तो 12 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में है तो गुणा हो जाएगा। 12 12 में 144, ऑप्शन सी में दिया है, देख लो। ऐसे तो इसको हल करना था बच्चों। क्लियर? अब हमारा उत्तर सही है कि नहीं उसकी जांच करके बताता हूं। लिखा है ना कि किसी संख्या के 1/3, तो हमने क्या उत्तर पाया? 144। अब उसका 1/3 करो। 3 1 कम 3 चौक 12, बचा 2, 3 8 24, क्या मिला? 48। किसी संख्या के 1/3, तो उस संख्या को हमको मिला 144, तो उसका 1/3 किए, 144 का 48 मिला। अब उसी संख्या का 1/4 लिखा है, तो 144 का 1/4 करके देखो तो 4 कम 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 छक्का 24, 36 मिला। तो दूसरा संख्या क्या मिला? 36। अब 48 में से तुम 36 घटा के देखो, क्या मिला? 12 मिला। तो लिखा तो है 12 प्राप्त होता है। हमने संख्या के 1/3 में से उसी संख्या के 1/4 को घटाया तो देख लो 12 मिल रहा है, और प्रश्न में भी लिखा है कि 12 मिलना चाहिए।
तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा बच्चों आज के प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्लास, और यही समाप्त होता है।